नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। तो आज के एजेंडे में तमाम ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें होंगी जिनसे हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में ये है एक बड़ा कदम। देश भर से चुने गए नवनियुक्त भारत सरकार के तहत इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, शिक्षक, नर्स और डॉक्टर जैसे विभिन्न पदों पर होंगे आसीन। रोजगार मेले के दौरान कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल से सीखने से जुड़े अनुभवों को भी किया जाएगा साझा। केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। साइडलाइन इवेंट के तहत आज होंगे 3 पैनल डिस्कशन। डेलीगेट्स को कराया जाएगा सोमाथिरम आयुर्वेद विलेज का भी फील्ड विजिट। तो चलिए आज के एजेंडे की अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चुने गए नवनियुक्त युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक जैसे विभिन्न पदों में शामिल किया जाएगा। ये नवनियुक्त युवा नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे पदों पर भी नियुक्त किए जाएंगे। और सुधाकर दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर का रुख करते हैं। सुधाकर, साफ तौर पर क्योंकि अगर हम देखें तो रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार ने दी है और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि बीते 8 वर्षों में लगातार रोजगार सृजन को लेकर सरकार अपनी प्राथमिकता दर्ज भी कराती रही है और सरकार लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध भी दिखाई दी है। ऐसे में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ तौर पर आज लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसके अलावा आज उन जिस पद के लिए उन्होंने नामांकन डाला था वो भी आज उनको वहां पर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो वो और ज्यादा पावरफुल नजर आएगा। गौरव, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन और सीधे तौर पर कहें तो आप देखिए 71,000 युवाओं को एक तरह से नए साल का गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी सौंपने वाले हैं। सीधे तौर पर जिसका फायदा 71,000 परिवारों को होगा। और आप देखिए अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई थी। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने जो उनका एक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि इस साल के अंत तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उस कड़ी में ये तीसरा अवसर है जब 71,000 युवाओं को 70,000 से ज्यादा युवाओं को तीनों बार दिए गए हैं नौकरी। तो आज तीसरा अवसर है। तो आप कह सकते हैं 3 महीने के भीतर करीब 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने कम वक्त में इतने ज्यादा युवाओं को केंद्र में सरकारी नौकरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अवसर। और अब इसको आप राज्यों के साथ अगर मिलाकर देखिए तो राज्यों में भी इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश हो, तो एक तरह से पूरे देश में अवसरों का एक तरह से नया एक सबके सामने नए अवसर पैदा हुए हैं और जिसका क्या फायदा, सीधा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो देश के युवाओं को हो रहा है। और जाहिर तौर पर आपने जो कहा बीते 8 वर्ष में पीएम मोदी की लगातार कोशिश रही है कि देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बने, इस तरह का प्लेटफॉर्म हो, इस तरह का मंच रहे कि ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। युवा चाहे वो अपना स्वरोजगार करना चाहता हो या फिर एक युवा
जो सरकारी नौकरी के जरिए देश की सेवा करना चाहता हो, तो हर जगह युवाओं के लिए अवसर मिले। उसके लिए चाहे निवेश बढ़ाने की अवसर की बात हो, या फिर किसी को लोन चाहिए उसकी बात हो, स्टार्टअप शुरू करना है उसकी बात हो, तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है। तो उस लिहाज से एक बड़ा दिन, और जाहिर तौर पर आपने भी जानकारी दी कि इन युवाओं को कर्मयोगी प्रारंभ का जो प्लेटफॉर्म है, हमने जानते हैं कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके जरिए ना सिर्फ युवा अपने क्षेत्र की ट्रेनिंग ले सकेंगे, हासिल कर सकेंगे, उनको स्टडी मटेरियल मिल सकेगा, बल्कि वो देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, लोगों की सेवा में कैसे जा सके, उसके लिए कैसे स्किलिंग कर सके, उसके लिए भी वो मंच उनको मिलता है। तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। पीएम मोदी क्या कुछ संदेश देते हैं इस मौके पर युवाओं को, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर ऐसे में 2023 दिसंबर तक विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनकी तरफ से, क्योंकि 10 लाख रोजगार सृजित करने की जो बात थी और उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण कदम नजर आएगा, तो ऐसे में उसकी क्या रूपरेखा रखी जाएगी, किस तरह से होगा? क्योंकि दिसंबर 2023 हम जानते हैं कि ये जो साल की शुरुआती हम जनवरी में है, और ऐसे में साल की शुरुआत ही बड़ी शानदार हुई है कि 71,000 जो युवा है उनकी नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऐसे में ये साल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि कहीं ना कहीं जो हमारी युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है, उनको और ज्यादा बल मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, और गौरव, इस तरह की बम्पर नौकरियों के लिए एप्लीकेशन लगातार मंगाए जा रहे हैं, तो बहुत सख्त निर्देश है पीएम मोदी का। जो भी रिक्त पद है, एक आकलन था पिछले साल जब जून में उन्होंने अनाउंस किया था, तो एक आकलन था कि करीब 10 लाख जो सरकारी पद रिक्त है, और उसके लिए उन्होंने टाइम बाउंड तरीके से उसमें कैसे भर्ती की जाए, परीक्षाएं ले जाए, उसके लिए निर्देश दिए थे, और उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। केंद्र में जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी, उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक टाइम बाउंड तरीके से हम जानते हैं पीएम मोदी कोई लक्ष्य तय करते हैं, ना सिर्फ उसको समय से पूरा किया जाता है, बल्कि जो भी टारगेटेड चीजें हैं उसको भी हासिल किया जा सकता है, तो जाता है। तो उस लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। 2 लाख से ज्यादा नौकरी अब तक दी जा चुकी है, और 8 लाख और भी अवसर इस पूरे साल उपलब्ध रहेंगे युवाओं के लिए, तो एक बहुत बड़ा मौका। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये लगातार बात कह रहे हैं कि गौरव, किस तरह से पूरे देश में एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। आप अकेले मुद्रा योजना की हम बात कर रहे थे, 37.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं, करीब 21 लाख करोड़ रुपए के, और ये इसका सीधा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो युवाओं को हो रहा है, गरीब बच्चों को हो रहा है। स्वनिधि की बात की जाए, या फिर आप ECLGS स्कीम की बात की जाए, जिसके जरिए 4 लाख करोड़ रुपए जो MSME या छोटे या मझोले उद्योगों को दिए गए हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से तरक्की कर रहा है, करीब अनुमान है कि बहुत ही कम छोटे स्पैन में जो है 60 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो एक तरफ रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, राज्य भी जो एक तरह से राज्यों के बीच भी कॉम्पिटिटिवनेस जो आई है, राज्यों में जो निवेश बढ़ रहा है, उसके जरिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों की तरफ से भी इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल है, तो पूरे देश में एक वातावरण बना है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो एक तरफ आज सिर्फ जॉब सीकर नहीं आज का युवा, आज 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप देश में है, तो जॉब क्रिएटर्स भी बन रहा है, और ये जॉब क्रिएशन Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी हो रही है। आप देखिए, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर हो, जो प्राकृतिक खेती है, उस तरफ भी कितना काम किया जा रहा है। चाहे दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, पाम ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, किस तरह से एक तरह से आज देश टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स कंपनी में माफ कीजिएगा, कंट्रीज में शामिल हुआ है। तो इस तरह के जो तमाम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए कोशिश हो, या फिर जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, आज अयोध्या, वाराणसी या फिर महाकाल की सूरत बदलती है, तो टूरिज्म बढ़ता है, और सीधा फायदा अगर किसी को मिलता है तो वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार को मिलता है। तो हर स्तर पे नए तरह के अवसर पनप रहे हैं गौरव, और निश्चित तौर पर आज उस कड़ी में एक तरह से एक अहम पड़ाव कह सकते हैं, और पीएम मोदी क्या कुछ संदेश देते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गौरव। बिल्कुल सुधाकर, और ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो पौधा लगाया था वो अब हरा भरा भी हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब वो फल भी देने लगा है, और उस फल का जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर इन नियुक्तियों से नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अब देखिए, निश्चित तौर पर
एक टाइम बाउंड तरीके से जब देश में लगता है कि हाँ अब किसी काम में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, देश में रिकॉर्ड संख्या में आज एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मेट्रो की पहुंच जो है कितनी आगे बढ़ी है। आप देखिए जो ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ट्रेन जो चलाए जा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो है क्रूज को हमने हाल ही में अब उसको डिस्पैच किया गया है वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने। किस तरह से टूरिज्म में जल मार्ग के जरिए व्यापार करने की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से किस तरह से रिकॉर्ड पैमाने पर निवेश आया है। जम्मू कश्मीर में आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जरूर 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी, रिकॉर्ड सैलानी पिछले साल जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। तो अब देखिए जो ये जो छोटे छोटे बदलाव किए जा रहे हैं, आज अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तरह से नए अवसर बन रहे हैं, तो टूरिज्म हो, हेल्थ सेक्टर हो, या फिर अलग अलग तरह के इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, तो हर तरफ इसके जरिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी की कोशिश ये है कि सिर्फ रोजगार के नए अवसर ही नहीं मिले, बल्कि नौकरी अगर कोई युवा कर रहा है, चाहे सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या फिर अपना व्यवसाय ही क्यों ना कर रहा हो या किसान ही क्यों ना, उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिले, तो उस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। लेबर रिफॉर्म्स किए गए, तो सबका एक तरह से गुणात्मक फायदा इस पूरे सेक्टर को मिल रहा है। निश्चित तौर पर सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और G20 की बात करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। साइडलाइन इवेंट के तहत आज 3 पैनल डिस्कशन होंगे। पहले पैनल डिस्कशन का विषय है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के माध्यम से होलिस्टिक वेलबींग यानी समग्र स्वास्थ्य को हासिल करना। दूसरे पैनल डिस्कशन का विषय है मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल को लचीला और टिकाऊ बनाना। और तीसरे पैनल डिस्कशन का विषय है पार्टनरशिप यानी आपसी साझेदारी से मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल को सुदृढ़ करना। इन चर्चाओं के अलावा डेलीगेट्स को सोमाथिरम आयुर्वेद विलेज का फील्ड विजिट भी कराया जाएगा। और इससे पहले कल इस बैठक में डिजिटल हेल्थ में नवाचार, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भविष्य में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की मजबूती पर सहमति बनी। कल बैठक से इतर G20 प्रतिनिधियों ने किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा किया और यहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक की जानकारी ली। साथ ही साथ प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी गए, जहां उन्हें केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों से सजी केरल की मशहूर कलामेझुतु कला को भी प्रदर्शित किया गया, जो कि आर्य द्रविड़ और आदिवासी परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा का रुख करते हैं। आयशा, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि जो नीतिगत फैसले, जो रणनीतियां यहां से बनती हुई नजर आ रही हैं, वो आने वाले समय में और बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई हेल्थ सेक्टर में नजर आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। G20 का एजेंडा ही यही रहा, प्रायोरिटीज यही रही कि किस तरह से आने वाले दिनों में हेल्थ इमरजेंसीज को लेकर तैयारी बनी रहे, किस तरह से निपटने के लिए तैयारियां अपनी जगह पर रहे और किस तरह से इस पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक ढांचे को बहुत मजबूत तरीके से तैयार खड़ा कर रखा जाए। तो इसमें तमाम देशों की सहमति बनी है और तमाम देश इस बात को लेकर राजी हैं कि G20 जो प्लेटफॉर्म है, इसके तहत G20 के तमाम देश एक साथ मिलकर विश्व में जो हेल्थ इमरजेंसीज हैं और जो आने वाले दिनों में अगर इस तरह पैंडेमिक जैसी कोई इमरजेंसी आती है तो किस तरह से इसे निपटा जाए, तो ये सहमति बनी है इस पूरे मामले को लेकर। और खास बात ये रही, आज आखिरी दिन है और इन 3 दिनों में खास बात ये भी रही कि इस दौरान फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर यानी दवाइयों को लेकर कैसे ये समूह इसे इसमें कॉपरेशन देशों में आपसी कॉपरेशन बढ़ाए, इस पर भी जमकर चर्चा हुई है। लेकिन खास बात आज जो होने वाली है वो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को लेकर है, क्योंकि केरला मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन है। देखिए, भारत पिछले कुछ सालों से लगातार विश्व के करीब 10 देशों की लिस्ट में शामिल है जहां पर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म
बढ़ रहा है। और ये भारत के लिए एक अवसर है विश्व के सामने अपनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन तमाम मेडिसिन को विश्व के सामने रखना, क्योंकि ये तमाम ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन हैं और इन्हें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और इंडिजिनस मेडिकल ट्रेजर जो भारत के पास है, इसे तमाम देशों के साथ शेयर करना। तो आज जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की बात पर जो चर्चा होगी, जो होलिस्टिक अप्रोच होगा ट्रीटमेंट का, ये अहम रहेगा। और कई ऐसे देश हैं जो भारत की जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है और जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, इस पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई देश जैसे मालदीव्स हो या फिर इराक हो, ये तमाम देश भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहुंचते हैं। और खास बात यह भी है कि भारत के पास एडवांस्ड मेडिकल सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ अफोर्डेबल सुविधाएं हैं, ये बेहद जरूरी है। तो इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी, लेकिन खास बात दिलचस्प ये भी रहेगी कि आज शाम को तमाम जो डेलीगेट्स हैं सोमथिरम स्पा का जायजा लेंगे। वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होती है। कई डेलीगेट्स हैं जो पहली बार इस बात का एहसास करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के जरिए स्वास्थ्य की प्रक्रिया यहाँ पर उपलब्ध है। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कैसे इन तमाम चर्चा होने के साथ साथ केरल का जो संस्कृति है, केरल की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसे यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो केरल में आप पहुंचते ही ये मानकर चलिएगा कि केरल का जो एहसास, जो यहाँ का मौसम, जो यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सहन और यहाँ की संस्कृति देखकर ही आपकी तबीयत खिल उठती है। तो ये एक बेहतरीन जगह रही इस पूरी समूह की बैठक के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर, और क्योंकि जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो लगातार सराहना भी कर रहे हैं भारत की पहल की, क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 जो कि पैंडेमिक, उस वक्त भारत ने किस तरह से वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक अलग ही कीर्तिमान रचा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए अगर हम देखें तो ये जो बैठक हो रही है उससे और ज्यादा मजबूती और ज्यादा बल आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार हर जो डेलीगेट्स हैं यहाँ पर बैठक में हर बार भारत का जो नेतृत्व रहा पैंडेमिक के दौरान, क्राइसिस को हैंडल जिस तरह से भारत ने किया और जिस तरह से वैक्सीन मैत्री के जरिए भारत उन देशों तक पहुंचा वैक्सीन लेकर जिन्हें इसकी जरूरत थी, ये तमाम भारत की जो नेतृत्व और एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कही जा रही, इसे इस बैठक में खुलेआम सराहना करते रहे तमाम डेलीगेट्स। और भारत ने भी अपनी तरफ से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिस तरह से कोविन ऐप तैयार हुआ, ई संजीवनी है, और भारत की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जन औषधि और इंश्योरेंस स्कीम जैसे आयुष्मान भारत, ये तमाम चीजें यहाँ पर सामने रखी गई। और ये जो डेलीगेट्स हैं, इन्होंने भी जन औषधि केंद्र का जायजा लिया। कल उन्हें दिखाया गया कि कैसे जन औषधि केंद्र कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी अफोर्डेबल दामों में, सस्ते दामों में जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। तो कई डेलीगेट्स हैरान रह गए ये देखकर कि कैसे ये सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है और काफी हद तक भारत की सराहना करते हैं। तो भारत की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पर सामने रखी गई है। भारत की फ्लैगशिप स्कीम्स जो हेल्थ क्षेत्र में है वो यहाँ पर रखी गई है, और इससे तमाम देश यही कह रहे हैं कि ये एक लर्निंग मोमेंट है, यानी सीखने का अवसर है भारत से कि कैसे इन तमाम सुविधाओं के जरिए आम आदमी तक ये तमाम हेल्थ की बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ सुविधाएं उन्हें पहुंचाई जाए। तो ये बैठक जो है आज शाम को खत्म हो जाएगी और इसके बाद 2 और बैठकें होगी और फिर हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक अंत में होगी, जो G20 समिट के दौरान अंत में ये पूरा एजेंडा तैयार किया जाएगा। तो जाहिर है आज का जो एजेंडा होगा उसको लेकर आने वाली जो बैठक है, अगले दिनों में बैठक होगी, उस पर और ज्यादा चर्चा होगी। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज आज बिहार के कहलगांव से अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा है। आज विदेशी सैलानी बटेश्वर धाम में उतरकर विक्रमशिला की ऐतिहासिक धरोहर का अवलोकन करेंगे। जिला प्रशासन सहित तमाम स्थानीय निवासी उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर ये क्रूज जो है वो अब की बार हम जैसा देखने को मिल रहा है,
अलग ही रंग, अलग ही छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां नजर आ रही हैं वहां पर, और किस तरह से अब आगे जो हमें इसका शेड्यूल है वो देखने को मिलेगा? गौरव, सबसे पहले सुप्रभात। और इस बार भी जिस प्रकार से मैं उतरा हूँ बटेश्वर धाम में, और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तक्षशिला की तरफ, और मैं इस समय ऑन गोइंग हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में भी काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोग जो है उनको हाथ हिला रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ से ये तक्षशिला ये की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर ये विक्रमशिला का ये मुआयना करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वहां पर यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी और किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। काफी लोग जो है विक्रमशिला आया करते थे पढ़ने के लिए उस दौरान का। तो उस पूरे चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि कितना आगे था भारत अब उस जमाने में भी अपनी शिक्षा को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, जो विश्वगुरु भारत को जिस प्रकार से कहा जाता था। तो भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको दिखाने का यहाँ पे प्रयास है पूरी जर्नी के दौरान। और ये एक बड़ा मील का पड़ाव है जहां पर ये लोग आए हुए हैं, और निश्चित तौर पर काफी उत्साह इनको दिया इनके अंदर है, क्योंकि जब इनको ये नॉलेज दी गई होगी कि हमें कि विक्रमशिला क्या था और अब जब उसको हम देखने जाएंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वो उत्साह जो है वो इनके अंदर देखने को मिल रहा है। और काफी इन लोगों में उत्सुकता थी जानने की कि भारत उस समय जी उसी चीज को लेकर के अब ये वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये अपने नए नए पड़ाव पार करते चले जा रहे हैं, इनका भारत को लेकर के जो नजरिया है वो और स्ट्रांग हो रहा है कि किस प्रकार से भारत पहले भी डेवलप था और अब किस प्रकार से वो विकास के नए पथ की तरफ जब आगे बढ़ रहा है, तो उनके उस बीच में उनको क्या क्या देखने को मिल रहा है वो सब चीजें जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और उत्साह इनके अंदर, उमंग जो है, जोश जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर जब हमने उनसे बात की थी तो हमने इनसे पूछा था कि क्या आप अपने और मित्रों को भी यहाँ आने के लिए निमंत्रित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को है और यहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको जानने के लिए इतना कुछ है आपके पास पोटेंशियल कि वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए चंद्रशेखर, बहुत बहुत आपका। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।